हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुज। और आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर जो आव्यूह है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, किस तरह के कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो बच्चों, मान लीजिए एक आपके पास बहुत छोटा सा आव्यूह है जिसमें केवल एक रो है, यानी एक पंक्ति है, तो इसको हम पंक्ति आव्यूह ही बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। ऐसे ही बच्चों, अगर कोई आव्यूह आपके पास ऐसा है जिसमें सिर्फ कॉलम है, यानी स्तंभ है, तो उसका नाम हो जाता है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। और अगर बच्चों हमारे पास कोई ऐसा आव्यूह है जिसमें उतने ही कॉलम है और उतने ही रो हैं, उतनी ही रो और उतने ही कॉलम हो, तो बच्चों इसको हम बोल देंगे वर्ग आव्यूह। इसको क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह। और अगर बच्चों हमारे पास कोई ऐसा आव्यूह है जिसमें सिर्फ विकर्ण में वैल्यूज हो, बाकी सब जीरो हो। विकर्ण आपको पता ही है, वर्ग का विकर्ण ए बी सी, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यूज है और बाकी सब जीरो है, ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विकर्ण आव्यूह। ए बी सी यहाँ पे वैल्यूज है, बाकी सब जीरो है, इसको विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। और अगर बच्चों इस विकर्ण आव्यूह में भी, पहले इसका नाम लिख देते हैं, विकर्ण आव्यूह, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। अगर बच्चों विकर्ण आव्यूह में जो विकर्ण है उसकी वैल्यू सिर्फ 1 1 1 हो, लाइक दिस 1 1 1, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो ये बच्चों क्या हो जाता है आपका? इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। अब बच्चों हम आव्यूह के कुछ रिलेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आव्यूह है, ए बराबर ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। और ये आव्यूह बच्चों, अगर आप इसकी रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल दें, जैसे ये बनेगा ए बी सी, इधर हो जाएगा ए बी, ये रो इसकी कॉलम हो गई, और ये रो इसकी दूसरा कॉलम हो जाएगी पी क्यू आर, और तीसरी रो इसकी तीसरा कॉलम हो जाएगी एक्स वाई जेड। तो बच्चों इस आव्यूह को, इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ए का परिवर्त आव्यूह ये हो जाएगा, जिसे हम बच्चों ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। परिवर्त का मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज होता है, इसलिए इसको ए टी या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, तो आपको याद रखना है। दूसरा एक बच्चों इसमें कंडीशन होती है, अगर आपका ए ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज बराबर ए, यानी ऐसा ऐसा कोई आव्यूह हो जो रो बदलने पर भी वो आव्यूह सेम रहे, उसकी वैल्यू सेम रहे, तो इसको बच्चों बोलते हैं सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। और इसी में बच्चों एक कंडीशन ऐसी ही बन जाती है कि आप जब ट्रांसपोज करेंगे किसी आव्यूह का, तो वो माइनस में आता है उसके इक्वल, तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो उसको विषम सममित आव्यूह कहते हैं, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। अब बच्चों इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। एक ऐसा आव्यूह, मान लीजिए ये है 1 2 3, उसकी रो और कॉलम एक तरह की होनी चाहिए, 1 2 3, यहाँ भी बना चाहिए 2 3। और अगर मैं इसको लिखूँ 4 5, तो इधर ही बनेगा 4 5, और यहाँ बच्चों बचेगा 6। अब आप अगर इसकी रो को कॉलम में बदलेंगे तो ये आव्यूह चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही बनेगा। तो इसलिए बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह। और इसमें बच्चों इस तरह के आव्यूह में क्या होता है, अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ इसका एग्जाम्पल, 0 एफ जी और माइनस एफ जी यहाँ पे हो, और ये 0 और ये माइनस जी, ये माइनस एफ और ये 0 हो जाए, तो बच्चों इसका जो आव्यूह बनेगा ये सेम बनेगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको बच्चों याद रखनी है, जो आपके सवालों में काम आएंगी। तो लेट बच्चों, अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। तो आइए बच्चों, इसका पहला सवाल हम देख लेते हैं। इन्होंने हमें एक आव्यूह दिया है, ए बराबर 2 35 √3 5 - 2 1 19 5.2 - 5 -7 12 17। तो इस आव्यूह में बच्चों इन्होंने हमसे तीन चीजें पूछी हैं। पहला पूछा है आव्यूह की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या, तीसरा ये अवयव बताने हैं A13 A21 A33 A23। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इनको निकालते हैं। आव्यूह की कोटि बच्चों क्या होती है? उसकी जो पंक्तियों की संख्या और उसके कॉलम की संख्या है, उसका जो ऑर्डर होता है, उसी को हम कोटि कहते हैं। इसको हम m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब m जहाँ पंक्तियों की संख्या है, n जहाँ स्तंभों की संख्या है, तो यहाँ पे बच्चों इसकी जो कोटि होगी वो हो जाएगी, इसमें पंक्तियों की संख्या है 1 2 3, तो पंक्तियों की संख्या यानी m का मान 3 क्रॉस, यहाँ पे जो स्तंभों की संख्या है 1 2 3 4, n का मान 4 हो जाएगा, तो 3 क्रॉस 4 इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डर। दूसरा बच्चों इन्होंने आपसे यहाँ पे पूछा है अवयवों की संख्या। अवयव यानी इस मैट्रिक्स में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उसका नंबर आपको बताना है। तो सिंपली बच्चों जो ऑर्डर होता है वही आपका अवयवों की संख्या होती है। तो यहाँ पे आपके 4 × 3 =
12 जो है वो अवयव की संख्या है। अब आपको इन्हें पूछा है अवयवों की पोजीशंस कुछ पूछी है। A13 आपको बताना है कौन है A13। अब आपको पता है ये MN होता है, M पंक्ति है यानी पहली पंक्ति में तीसरे कॉलम में, पहली पंक्ति में तीसरे कॉलम में कौन है तो 19, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 19। और दूसरी पंक्ति में पहली पोजीशन में, दूसरी पंक्ति में पहली पोजीशन होगी 35। और यहाँ पे बच्चों तीसरी पंक्ति में तीसरी जो पोजीशन है, तीसरी पंक्ति में तीसरी पोजीशन -5, ये हो जाएगा -5। और A23 मतलब सेकंड लाइन, यहाँ पे सेकंड रो में थर्ड पोजीशन जो है वो हो जाएगी 5/2। ऑलराइट बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह से बता देंगे। बच्चों एक सवाल हमसे पूछा है कि कोई ऐसा अवयव है जिसमें 24 अवयव हैं, उसकी सभी संभावित कोटियां आपको बतानी है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कोटि जो होती है, कोटि निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है m गुना n, m गुना n, जहाँ m पंक्तियों की संख्या और n उसके स्तंभों की संख्या होती है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ जो अवयवों की संख्या है वो किसी भी तरह से उसके फैक्टर्स होते हैं, उसकी कोटि जो है उसकी फैक्टर्स होते हैं। तो जितने भी पॉसिबल आप उसके फैक्टर्स कर पाएंगे वही उसकी संभव कोटियां होंगी। तो बच्चों चलिए 24 के हम फैक्टर्स करते हैं। तो 24 जो है हमारे पास होता है, एक तो 1 गुना 24 होता है, उसके बाद 2 गुने 12, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने 8, और ऐसे ही उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 4 गुना 6। उसके बाद इसका रिवर्स, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 4, फिर इसको लिख सकते हैं 8 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं 12 गुना 2, और इसको लिख सकते हैं 24 गुना 1। ये इसके सब पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो कुल मिला के टोटल संख्या की 8 है। तो यही हमारा आंसर है, इसकी संभावित जो कोटियां होंगी वो 8 होंगी बच्चों। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपसे पूछ रहा है 2/2 कोटि का एक ऐसा अवयव बनाना है जो इन कंडीशंस को फॉलो करता है। एक कंडीशन दी है, इससे एक अवयव बनाना है, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से। तो नॉर्मली आप देख पाएंगे बच्चों यहाँ पे कि एक जो कोटि है 2/2, इसका जो डिफॉल्ट एक अवयव बनता है आपका A11, A12, A21 और A22। ये बच्चों एक इसका अवयव है जिसमें हमें वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे बच्चों A11 की वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले। A11 जो है आपका वो हो जाएगा, इसकी हेल्प से निकालेंगे क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं सॉल्यूशन में यहाँ पे। तो AIJ 11 आपका IJ है, तो यहाँ पे 1 1 आएगा, 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 जो हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 4/2, दैट विल बी 2। तो A11 की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो निकल के आ रही है 2। तो जब हम ये अवयव यहाँ पे बनाएंगे हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाना है। A11 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है 2। ऐसे ही अब हम A12 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। यहाँ से A12 की वैल्यू क्या होगी, A12 बराबर 1 2 यहाँ पे पुट करना है, 1 + 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये बच्चों हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2, दैट विल बी 9/2। तो 9/2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों। 1 2 की वैल्यू हमने निकाली है, इसको रख देंगे 9/2। नेक्स्ट बच्चों हमें A21 की वैल्यू निकालनी है। तो A21 बराबर हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट विल बी 3 स्क्वायर अपॉन 2, दैट्स 9/2। तो ये वैल्यू भी हमारे बच्चों आ जाती है 9/2। लास्ट बच्चों A22 हमें निकालना है यहाँ पे। तो A22 हो जाएगा 2 + 2, 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट विल बी 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट विल बी 16/2, एंड दैट इज 8। तो ये वैल्यू बच्चों हमारी आ जाती है 8। और इस वैल्यूज को पुट करके जो हमारा अवयव बना है यहाँ पे, यही आपका रिक्वायर्ड अवयव है, इसी को आप लिख सकते हैं आंसर। और बाकी के दोनों पार्ट आप इसी तरह से कर लेंगे, ये इनसे भी सिंपल है, तो वैल्यूज पुट करके आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। इसमें हमें बच्चों एक अवयव दिया है जिसमें हमसे x, y और z के मान पूछे हैं। x + y z, x + z एंड y + z, ये बराबर है बच्चों 9, 5 और 7 के। ठीक है बच्चों, इसमें हम कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो देखते हैं बच्चों कैसे ये होगा सॉल्यूशन। यहाँ पे ये है बच्चों x + y + z जो हो जाएगा बराबर 9, x + y + z बराबर यहाँ पे होगा 9। इक्वेशन 1 यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगी। दूसरा है बच्चों x + z बराबर 5, इक्वेशन 2, और y + z बराबर 7, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे x + z की जो वैल्यू है समीकरण 2 से हम समीकरण 1 में पुट कर सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा x + z की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y + 5 = 9, y + 5 = 9।
तो ये बच्चों हमारे पास y की वैल्यू 9 माइनस 5 जो हो जाएगा y बराबर 4 यहाँ पे निकल कर आ जाती है। तो y की वैल्यू बच्चों हम समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं। y बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर इससे हमें मिलेगा 4 प्लस z बराबर 7, जिससे हो जाएगा z बराबर 7 माइनस 4 दैट विल बी 3। तो z की वैल्यू यहाँ पे 3 और y की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाती है बच्चों। अभी z की ये वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे बच्चों। z बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर हमें मिलेगा x प्लस 3 बराबर 5, x प्लस 3 बराबर 5, जिससे हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 3 दैट विल बी x बराबर 2। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से 2 और y की वैल्यू यहाँ से 4 और z की वैल्यू यहाँ से 3 निकल के हमारे पास आ जाती है। इस तरह से बच्चों आप इसके बाकी पार्ट कर लेंगे। मैंने इसमें बड़े वाला पार्ट लिया था, आसानी से आप दूसरे पार्ट कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलराइट।